ठंड में सास और माँ के लिए रजाई। समधन जी, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और बहू तू मेरी कुछ दिनों में बहू बन जाएगी, इसलिए मैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये ले, ये तेरे लिए स्वेटर, ये जेवर और ये कुछ पैसे हैं। अगर तुझे कुछ सामान लाना होगा जो मैंने तुझे नहीं दिया तो तू वो इससे ले लेना। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने मुझे जो भी कुछ लाकर दिया है ना, ये सब तो मुझे कब से चाहिए था। अरे तुझे जो भी चाहिए होगा मैं दिलाऊंगी ना जब तू मेरे पास आएगी। अच्छा समधन जी, मैं चलती हूँ, तैयारी शुरू कर दीजिए। सुजाता वंशिका को बहुत सारे गिफ्ट देकर चली जाती है, जिससे वो अपनी माँ को सास के जाते ही ताना देती है। देखा माँ, मेरी होने वाली सास ने मुझे कितने सारे पैसे दिए और सामान भी। काश इतना सब कुछ आप मुझे भी दिला पाती कभी। वंशिका बेटा, मुझसे जितना भी आज तक तेरे लिए हो पाया है ना, मैंने वो सब तेरे लिए किया है। हाँ, बस इतना बढ़िया बढ़िया सामान नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, अब तुझे तेरी सास तो दे ही रही है ना। हाँ, वो तो दे ही देंगी। कुछ दिनों में वंशिका अभिमन्यु से शादी करके अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो बहुत ठाट बाट के साथ रहती है, नौकरों पर हुक्म चलाती है और ठंड से जुड़ी सारी चीजें उसे मिलती हैं, जैसे कि मखमली रजाई, हीटर, मखमली चप्पल, मखमली ब्रांडेड स्वेटर इत्यादि। वाह, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, गरम गरम। अरे वाह, मुझे व्हाइट सॉस पास्ता खाने का मन कर रहा है। अभिमन्यु, जाओ ना तुम नौकर से कह दो मेरे लिए बनाकर जल्दी से यहाँ पर ले आएगा। मैं ठंड में बाहर नहीं जाना चाहती। अच्छा ठीक है। ये कहकर अभिमन्यु नौकर से कहकर वंशिका के लिए व्हाइट सॉस पास्ता बनवाकर उसे कमरे में भेजता है, जहां वो हीटर के सामने बैठकर मजे से खाती है। वहीं दूसरी तरफ रुक्मणी ठंड में काम करके अपनी बेटी के लिए पुरानी रजाई को खोलकर उसकी रुई निकालकर नई सलीन के मखमली कपड़े में रुई भरकर रजाई तैयार करती है। कल मेरी वंशिका मेरे पास पगफेरे की रस्म के लिए आएगी तो उसे अपने हाथ की बनाई नरम गरम रजाई में सुलाऊंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे समधन जी से बात की ही नहीं, जरा उन्हें फोन मिलाती हूँ। ये कहकर रुक्मणी अपने समधन को फोन करती है, जिससे वो वंशिका को पगफेरे की रस्म के लिए अगले दिन भेज देती है। क्यों मुझे अपना अमीर ससुराल छोड़कर अपने गरीब मायके में जाना पड़ रहा है। ये पगफेरे टगफेरे की रस्म नहीं होनी चाहिए थी। मैं हीटर में अपनी मखमली रजाई में कितने मजे से कमरे में रह रही थी। माँ के पास जाऊंगी, माँ की झोपड़ी में तो ऐसा ऐशो आराम मिलने से रहा। मैडम, आपका घर आ गया है। ओफो, आ ही गई आखिर। ड्राइवर, मेरा सामान अंदर रख दो। ड्राइवर वंशिका के घर के अंदर सामान रख देता है और अपनी बेटी को देखकर रुक्मणी उसे गले से लगा लेती है। अरे मेरी बच्ची, मेरी वंशिका आ गई तो आजा आजा, आ अंदर बैठ, तेरे लिए गर्मा गर्म चाय पकौड़े बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, लेकिन मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ, मुझे कॉफी पीनी है। क्यों, तुझे तो हमेशा सर्दियों में चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद है ना, फिर तू कॉफी कैसे पीने लग गई? पहले तो नहीं पीती थी। पहले मैं यहाँ रहकर पीती थी, लेकिन अब मुझे ससुराल की आदत हो गई है। वहाँ मुझे जो मिलता है अब मैं वैसे ही खाना पीना खाऊंगी। माँ, मुझे ठंड लग रही है, हीटर जला दो। बेटा, यहाँ पर तो हीटर नहीं है, पर मैं तेरे लिए आग जला देती हूँ। मुझे पता था यहाँ आकर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वहाँ कम से कम अपने कमरे में तो बैठी थी हीटर के सामने। वैसे मैं 2 दिन के लिए रहने आई हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। इतनी जल्दी चली जाएगी? 1 हफ्ता तो रुक जा अपनी माँ के साथ। पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी। नहीं माँ, मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह पाऊंगी, 2 दिन बहुत हैं। फिर रुक्मणी बेटी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देती है और आग जलाकर बाहर से कॉफी लाकर बेटी को कॉफी दे देती है, जिसे पीकर भी वो ताना मारती है। कितनी बेकार कॉफी बनाई है माँ आपने, छी। ठंड लग रही है माँ, खिड़की बंद कर दो ना। अरे हवा से खुल गई होगी, मैं अभी बंद कर देती हूँ। सुन, मैंने तेरे लिए रजाई बनाई है, ये देख, अच्छी रजाई है ना, बहुत मुलायम सी, ओढ़ ले। छी, ये तो बहुत बेकार रजाई है, मुझे इसका कलर पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं ओढ़नी ये वाली रजाई। अगर आप चाहती हो मैं आपके पास रहूं तो मुझे अच्छी रजाई खरीद के दे दो। मेरे पास तो और पैसे नहीं है, मैं कैसे इसे नई रजाई दिलाऊं। कोई बात नहीं, सुशीला जी से पैसे मांगकर रजाई दिला देती हूँ, वरना ये मेरे पास से चली जाएगी। 2 दिन की तो बात है। फिर रुक्मणी खिड़की बंद कर देती है और पड़ोसन से पैसे लेकर अपनी बेटी की पसंद की रजाई लाकर उसे दे देती है, जिससे वो शाम तक रहती है। फिर ऑर्डर करके अकेले मोमोज खाने लगती है। अरे वंशिका, तुझे भूख लग रही थी तो मुझे बोल देती, मैं खाना बना देती। ये बाहर से मैदा वाली चीज क्यों खाती है? अरे आपको टोक लगाना जरूरी है क्या? नहीं अच्छा लगा मुझे वो आपका बनाया हुआ कुछ भी।
सच बताऊं, नई रजाई लाने के बाद भी माँ मुझे अभी तक नींद नहीं आई, इसलिए मैं यहाँ से अपने अमीर ससुराल जा रही हूँ। अरे वंशिका, मुझे माफ कर दे अगर मैंने तुझे खाने को लेकर टोका तो, पर अपनी माँ के पास से ऐसे मत जा। अभी मैंने तेरे साथ वक्त भी नहीं गुजारा, ना कुछ बात की। नहीं माँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, बाय। मेरा ड्राइवर भी आ गया, मैंने उसे फोन कर दिया था। फिर वंशिका गाड़ी में बैठकर वापस अपने अमीर ससुराल पहुंच जाती है और हीटर में बैठकर रजाई में दुबक जाती है। अब मुझे वापस अपने कमरे में हीटर के सामने बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ के पास तो मुझे बहुत ठंड लग रही थी। अरे बहू, तू तो आज सुबह सुबह ही अपने घर आ गई और फिर रात में ही वापस आ गई, क्यों? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे यहाँ की आदत हो गई है ना, इसलिए मैं वापस आ गई। अच्छा ठीक है, ऐसा कर, तू मेरे लिए ना अभी गाजर का हलवा बना दे, बहुत भूख लग रही है। और नौकर तो अपने कमरे में जाकर सो चुके हैं, अब उठाऊंगी तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या इस टाइम? ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। फिर ठंड में ठिठुर कर वंशिका को रात में गाजर का हलवा बनाना पड़ता है, जिससे बन जाने के बाद वो सुजाता को देती है और वो खाने लगती है। बहू, गाजर का हलवा अच्छा तो बनाया है, लेकिन तू थोड़ा और अच्छा बना सकती थी। नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगी, और ड्राई फ्रूट्स खत्म हो गए हैं ना। ठीक है, जा अब तू सो जा। ठंड के 2 हफ्ते गुजरते हैं। रुक्मिणी को अपनी बेटी की याद आने लगती है, तो वो उसके ससुराल पहुंच जाती है, जहां वो सास के हॉल में पैर दबा रही होती है। माँ जी, अब आपको अच्छा लग रहा है ना? मैंने आपके पैरों की मालिश कर दी है। हाँ बहू, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे समधन जी, आप आइए आइए। जी नमस्ते, मैं बस यूं ही मिलने चली आई थी। शादी के बाद आपसे भी मुलाकात नहीं हुई ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लगता है आपको बहुत ठंड लग रही है। हाँ, लग तो रही है। वंशिका, तेरे घर में तो हीटर है ना, तो वो जला दे, मैं थोड़े हाथ सेक लूंगी। हाथ बहुत सुन्न हो रहे हैं। अभी मेरे हाथ गंदे हैं तो आपको हीटर नहीं दे सकती। वैसे भी माँ जी हीटर इस्तेमाल कर रही हैं। यहीं बैठ जाइए, घर के अंदर है, हाथ नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ ये भी है। अरे बहू, तुम्हारी माँ आई है, उनकी खातिरदारी तो करो। रामू काका, जरा रात को जो खाना बनाया था वो लेकर आ जाओ, क्योंकि जो अभी बना है वो तो हमने अपने परिवार के लिए थोड़ा सा बनाया है ना, क्या बहू? हाँ माँ जी, वही खाना दे देते हैं। वंशिका अपनी माँ को रात का बासी खाना लाकर दे देती है और जमीन पर बैठकर खिलाती है, जहां रुक्मिणी बहुत कांप रही होती है, लेकिन गरम गरम खाना रसोई से लाकर डाइनिंग टेबल पर देती है। वंशिका, ये टाइल का फर्श बहुत ठंडा लग रहा है, कुछ कंबल या रजाई ही दे दे। अच्छा, अब अपने घर की महंगी महंगी चीज आपको फर्श पर बैठने के लिए दूं ताकि आप गंदा कर दो? नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अपने घर पर भी तो आप ऐसे ही रहते थे ना? बेटा, वहाँ ऐसा फर्श नहीं होता था जो ठंडा लगे, और तूने मुझे खाना गर्म करके भी नहीं दिया। ये रोटी थोड़ी कड़क हो रही है। अरे चैन से खा नहीं सकती क्या? जब देखो हर किसी चीज में कमी निकाल रही हो। आपके घर पर तो ये सब भी नहीं होगा। बहू, मैंने खाना खा लिया। तेरे कमरे में जो रजाई रखवाई थी ना मैंने, वो मुझे दे दे, आज बहुत ठंड लग रही है। हाँ वंशिका, मुझे भी रजाई दे दे और कमरा जहाँ मैं सो जाऊं। कल ही जाऊंगी अब तो घर, इतनी ठंड में घर कैसे जाऊंगी रात में? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अभी रजाई देती हूँ। और माँ, आप सामने वाले कमरे में चली जाओ, नौकर को बाहर निकाल देना और उसकी रजाई बिस्तर पर सो जाना। हमारे घर में और कमरे नहीं है। ऐसा कहकर वंशिका अपनी सास को कमरे से बढ़िया सी रजाई निकाल कर दे देती है। वहीं रुक्मिणी पुरानी फटी रजाई को देखकर रो पड़ती है। मैं इतने प्यार से अपनी बेटी से मिलने आई थी और वो मुझसे नौकर जैसा बर्ताव कर रही है। मुझे फटी रजाई दे रही और जमीन पर बैठकर खाना खिला रही है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता अपने कमरे में आराम से बैठकर कहती है, वाह, भिखारी बहू की तरफ थोड़े से पैसे देकर और झूठा प्यार क्या दिखा दिया। मेरी बहू तो अपनी माँ के ही खिलाफ हो गई। चलो अच्छी बात है, दोनों को उनकी औकात पे रखना जरूरी भी तो है। अच्छा है अपनी माँ को उसने नौकर के कमरे में भेज दिया। क्या? मैं तो माँ जी को गरम गरम सूप देने आई थी। शुरू से ही प्यार करती आई हूँ, लेकिन अब तक वो मेरे साथ दिखावा कर रही थी और इस वजह से मैंने माँ के साथ कितना कुछ गलत किया। मुझे माँ को सॉरी कहना चाहिए। वंशिका अपनी माँ के पास जाती है, जहां वो फटी रजाई में ठिठुर रही थी और पुरानी रजाई को हटाकर मखमली रजाई उड़ा देती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैं सास के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि आपके साथ ही गलत कर बैठी। अपनी माँ के प्यार का एहसास हो गया जब से मैं तेरे लिए कितना कुछ कर रही थी, और तू, मैं तो जाने ही वाली थी यहाँ से सुबह। नहीं माँ, सच में आपको अपना वक्त नहीं दिया। अब मैं आपके साथ यहाँ अच्छे से रहना चाहती हूँ, चाहे माँ जी जो भी बोलती रहें। अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली।
फिर वंशिका अपनी माँ का ससुराल में बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, उसके पास हीटर लेकर आती है, अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और अपनी माँ के साथ ही सोकर कुछ दिन अच्छे से बिताती है। जिसके बाद वो चली जाती है और सास को बिल्कुल भी उसके सच जानने का एहसास नहीं होने देती है। गरीब झोपड़ी के बाहर गरीब परिवार खड़ा है। साइड में एक बड़ा बेड रखा है, वहीं गरीब बेटी एक रेहड़ी से हीटर और कंबल उतरवा रही है और ये सब देख पड़ोसन अपने बेटे को चांटा मारते हुए कहती है, देख नालायक, वो बेटी अपने परिवार की कैसे जरूरत पूरी कर रही है, पर तुझसे कुछ नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, ये सब तूने किया है। तूने तो वो कर दिखाया जो एक बेटा भी नहीं कर पाता। तूने मुझे मेरी उम्मीद और जरूरत से ज्यादा चीज मुझे दे दी। माँ, ये तो बस अभी शुरुआत है, मुझे अभी आपके लिए और भी बहुत कुछ करना है। आखिर कैसे एक बेटी ने अपनी माँ की उम्मीद से बढ़कर काम किया है, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में। शांति बहन, कितनी बुरी किस्मत है ना तुम्हारी। इतनी ठंड में तुम्हें एक बेड भी नसीब नहीं है। ठंड की वजह से तबीयत खराब है, खांस खांस के सांस फूल रही है तुम्हारी, फिर भी नीचे जमीन पर फटा कंबल लेकर बैठी हो। ऐसा नहीं है बहन, मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? अगर आज तुम्हारे घर में एक बेटा होता तो तुम्हारी ये हालत ना होती। इसीलिए कहते हैं एक बेटे का होना बहुत जरूरी है, वही अच्छे से घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकता है, बेटियां कुछ नहीं कर सकती। अर्चना शांति को ताने देकर वहां से चली जाती है, पर यह बात सुनकर निधि और रिया को बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात निधि जमीन पर बैठकर ठंड से कांपते हुए पढ़ाई कर रही थी। दीदी, तुम पढ़ाई कर रही हो? पढ़ाई कर लो, खाना मैं बना दूंगी। इतना बोलकर रिया खाना बनाने बैठती है। तभी बाहर से कांपते हुए हरिया जैसे ही अंदर जाने लगता है, तभी हरिया को देख अर्चना ताने देना शुरू कर देती है और शांति भी बाहर आ जाती है। अरे हरिया भैया, इतनी ही ठंड लग रही है तो एक हीटर ले आओ। देखो, मैं तो ठंड से बचने के लिए एक हीटर ले आई। माँ, अंदर चलो ना, ठंड लग रही है। अर्चना बहन की किस्मत अच्छी है, पति कमाता है, बेटा भी पढ़ाई कर रहा है, बहुत जल्द नौकरी लग जाएगी। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बेहतर हो जाएगी। आज उसके घर में हीटर आया है, कल को कुछ और महंगी चीज आएगी और हम गरीब एक कंबल तक नहीं खरीद पाएंगे। अरे शांति, हम गरीब नीचे जमीन पर फटा कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं, हमारे लिए यही बड़ी बात है। मेरे माता पिता कितनी मेहनत करते हैं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। पिछले 3-4 सालों से बस कलेक्टर की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। अगर इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाई तो दोबारा से एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे और मेहनत करनी होगी। अपने घर वालों की ऐसी मजबूरी देखकर निधि और मेहनत करने लगती है। जब पूरा परिवार सो जाता है तो निधि मोमबत्ती जलाकर ठंड में कांपती हुई पढ़ाई करती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार फटा कंबल ओढ़कर सो रहा होता है। तो कंबल छोटा पड़ने की वजह से कभी रिया तो कभी निधि कंबल को खींच रही होती है, जिस वजह से फटे हुए कंबल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हे भगवान, इस ठंड से बचने के लिए एक ही कंबल था और इसके भी 2 टुकड़े हो गए। माँ पापा, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से कंबल के 2 टुकड़े हो गए। अब हम इस ठंड में क्या ओढ़ेंगे? बेटा, तुम दोनों दुखी मत हो, मैं कल सुबह इस कंबल पर कुछ बोरे चिपका कर सिल दूंगी। इससे कंबल भी बड़ी हो जाएगी और हमें ठंड भी कम लगेगी। अगर आज मैं कलेक्टर बन गई होती तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। अब कंबल के आधे टुकड़े में रिया और निधि सोती है तो वहीं आधे टुकड़े में शांति और हरिया। इस तरह अगले दिन रिया अपनी माँ को कुछ बोरे लाकर देती है, जिसकी मदद से शांति अपना फटा हुआ कंबल सिलती है। माँ, खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, बाहर बहुत ठंड है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। निधि बेटा, इन सब की क्या जरूरत है? बाहर इतनी ठंड है और तू बाहर जा रही है। माँ, इन सब की बहुत जरूरत है। दीदी तुम आराम से जाओ, घर के काम मैं संभाल लूंगी और माँ की देखभाल भी कर लूंगी। क्योंकि निधि घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए उसके कंधों पर जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। निधि अब ठंड में कांपती हुई ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती है और जब वहां से आ रही होती है तो वो देखती है कि अर्पित अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन के बाहर खड़े होकर मजे कर रहा है। माँ को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। ट्यूशन के नाम पर पैसे ले लिए और आराम से यहाँ पार्टी कर रहा हूँ। अब
अर्पित के घर वाले इस पर कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं और एक इसे देखो, कोचिंग ना जाकर यहाँ दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा है। और एक मुझे अपनी पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, पर फिर भी लोग लड़कों से ही उम्मीद रखते हैं। पता नहीं कैसी सोच है लोगों की। ये देख निधि उदास होकर घर आती है, जहां वो देखती है कि ठंडे पानी से बर्तन और कपड़े धोने की वजह से रिया के हाथ बिल्कुल ठंडे पड़ चुके हैं और अब उससे ठंड के मारे सब्जियां भी नहीं काटी जा रही। क्या हुआ रिया, तो इतनी कांप क्यों रही है? दीदी, इस ठंड में काम करके मेरे हाथ पैर जाम हो गए हैं। आप चूल्हा जला दो ताकि मैं थोड़ा हाथ ताप कर काम कर सकूं। आज घर में हीटर होता तो तेरी ये हालत ना होती। निधि जल्दी से चूल्हा जलाती है और रिया अपने हाथ तापती है, जिसके बाद उसे थोड़ी सी राहत मिलती है और निधि पढ़ाई करती है। कुछ देर बाद जब अर्पित अपने घर आता है तो अर्पित की माँ घर के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से अपने बेटे से कहती है, आ गया मेरा बेटा कोचिंग से। बाहर कितनी ठंड हो रही है, फिर भी मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। एक दिन तो मेरा नाम रोशन करेगा। अंदर आ जा और अपने मखमली बेड पर अपने मुलायम कंबल में बैठ जा। मैं हीटर चला देती हूँ, तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। आंटी को अपने बेटे पर कितना विश्वास है, पर वो नाम डुबो रहा है उनका। पर मुझे अपने बारे में सोचना है। अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो मेरे पीछे मेरी बहन का क्या होगा। मुझे अब और मेहनत करनी होगी ताकि इस साल मेरी नौकरी लग सके। निधि अर्चना की बातों को इग्नोर कर चुपचाप से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है और इस तरह वो 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे तक पढ़ाई करती है और बाकी के बचे हुए टाइम में घर के काम, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना जैसे काम करती है। समय यूं ही गुजरता है और इस बार निधि की जिला कलेक्टर की सरकारी नौकरी लग जाती है। जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो वो सभी निधि को बधाई देने फूलों की माला लेकर उसके घर आते हैं। आहा, निधि बेटा, सिर्फ तुमने अपने माता पिता का नहीं बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। तुम गांव की पहली लड़की हो जिसकी सरकारी नौकरी लगी है। अरे सरपंच भैया, मुझे तो अपनी निधि पर भरोसा था पूरा। आखिर लड़की पूरे दिन रात पढ़ाई जो करती रहती थी। हम सबको ठंड लगती थी, पर मजाल है कि ये ठंड में हार मान सके। इसके घर में ना बेड है, ना कंबल, ना हीटर है और ना कभी इसने कोई क्लास ली, पर फिर भी देखो सरकारी नौकरी लग गई निधि की। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमारी बेटी कलेक्टर बन गई है। अब तो मैं भी दीदी की तरह दिन रात पढ़ाई करूंगी। सरकारी नौकरी लगने से निधि और उसका पूरा परिवार बहुत खुश होता है। समय यूं ही गुजरता है और 1 महीना बीत जाता है और निधि अपनी पहली सैलरी से अपने घर में नया बेड, कंबल और हीटर लेकर आती है, जिसे देख पूरा परिवार इमोशनल हो जाता है। उस रात को पूरा परिवार अपने नए बेड पर कंबल ओढ़कर हीटर चलाकर बैठते हैं। नया कंबल, नया बेड और हीटर के सामने कितना अच्छा लग रहा है ना। कितनी गर्माहट मिल रही है। मेरी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो इस गांव के बेटे भी नहीं कर पाए। पर निधि, इन सब की क्या जरूरत थी? हम तो बिना हीटर के भी ठंड गुजार लेते हैं। कैसी जरूरत नहीं थी माँ? आप इतनी बीमार हो फिर भी ठंड में जमीन पर सोती हो और आप देखो, अभी तो मैं आपके लिए घर भी बनवाऊंगी, आपके सारे सपने पूरे करूंगी। हाँ बेटा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है और तूने आज हमारे साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। हमें तो अपनी बेटी पर गर्व है। तुझे जो करना है तू कर। आज पूरा परिवार नया बेड, कंबल, हीटर पाकर बहुत खुश था, तो वहीं उनकी खुशी से अर्चना जल उठती है और अपने बेटे को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, देखो उसको, मैं लड़का लड़का करती रही और वो लड़की आगे निकल गई। ना कभी उसने कोचिंग लिया, ना ही हीटर चलाकर पढ़ाई करी और ना ही रात में कंबल ओढ़कर सोई। और एक तुझे देख, तुझ पर इतना पैसा खर्चा किया हमने, फिर भी तू निकम्मा का निकम्मा निकला। तेरे बदले अगर मेरी एक बेटी होती तो आज वो भी मेरा नाम रोशन करती। उस दिन न सिर्फ निधि अपने घर में नया बेड, कंबल और हीटर लाती है, बल्कि ये सामान लाकर अर्चना के मुंह पर एक तमाचा मारती है और ये साबित कर देती है कि बेटे ही फैमिली की बिगड़ी हालत को नहीं सुधारते। कई बार बेटियां भी कुछ ऐसा कर जाती हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती।